हेलो फ्रेंड्स। बहुत सारे एस्पिरेंट ने मुझे पूछा था कि सर आप एक गाइडेंस वीडियो निकालो या फिर कोई प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी निकालो। सो फ्रेंड उसी के लिए मैंने ये वीडियो निकाला है। अब फ्रेंड्स मेरा आपसे एक सवाल है, आपके यहाँ पे प्रिपरेशन की स्पीड कैसी है? क्या आप यहाँ पे स्लो और स्टेडी प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर यहाँ पे रैबिट जैसे फास्ट प्रिपरेशन कर रहे हो? सो फ्रेंड देखिए, अगर यहाँ पे एग्जाम के लिए समय है तो आपने स्लो और स्टेडी प्रिपरेशन करनी चाहिए, या इससे आपको उसकी मदद मेंस में और यहाँ पे इंटरव्यू में भी मिलती है। लेकिन फ्रेंड्स अभी यहाँ पे जो प्रीलिम पास आ रहा है तो आपकी प्रिपरेशन स्लो रह के काम नहीं आएगी, आपको यहाँ पे फास्ट प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। लेकिन उसके साथ आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको सब कुछ प्रिपेयर नहीं करना है। यहाँ पे फ्रेंड्स स्टीव जॉब्स ने एक बार बोला था कि स्ट्रैटेजी इज फिगरिंग आउट व्हाट नॉट टू डू, यानी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये जो हम डिसाइड करते हैं उसे हम स्ट्रैटेजी बोलते हैं। सो फ्रेंड इस वीडियो में हम वही देखेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप एंड तक देखो, उसके बाद ही आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मेरा यहाँ बताने का इंटेंशन क्या है। क्लियर फ्रेंड्स? अब फ्रेंड्स यहाँ पे स्ट्रैटेजी बताने से पहले मैं आपको थोड़ा एग्जाम की रियलिटी बताना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, जब आप एग्जाम को जाते हो तब पे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके लिए परफेक्ट होते हैं, यानी कि उसे सॉल्व करने के लिए बहुत कम समय लगता है और वो आपको याद भी रहते हैं। उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पे ऑरेंज कैटेगरी में आते हैं, जहाँ पे आपको उसके आंसर अच्छे से पता नहीं रहते लेकिन आपने वो कभी तो भी पढ़ा रहता है। सो यहाँ पे उसे याद करने के लिए आपको थोड़ा समय लगता है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो फ्रेंड बहुत हार्ड होते हैं, उसे यहाँ पे एक तो आप सॉल्व नहीं कर सकते या फिर उसे याद करने के लिए बहुत आपको समय लगता है। यहाँ तक क्लियर फ्रेंड्स? एग्जाम में आपको ऐसे 3 तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। अब फ्रेंड्स हमारी जो आरबीआई ग्रेड बी का प्रीलिम्स है उसमें यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग होता है। सो फ्रेंड यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के लिए आपको मिलते हैं 25 मिनट। और फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे हर क्वेश्चन के लिए डिवाइड किए सो फिर यहाँ पे 25 मिनट डिवाइड बाय 80 दैट कम्स आउट टू बी 18 सेकंड। सो आपको हर क्वेश्चन के लिए 18 सेकंड अवेलेबल है। ऐसा क्लियर फ्रेंड्स? और फ्रेंड्स देखिए लास्ट ईयर क्या हुआ था और यहाँ पे लोगों को इतने कम मार्क्स क्यों आए थे उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। फ्रेंड्स देखिए उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये मेरा आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करके दिखाइए। एज पर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग 2023? इसका फ्रेंड आंसर मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन आप इसे 2-3 सेकंड के लिए ट्राई कीजिए। और फ्रेंड्स देखिए इसका आंसर आपको पता नहीं है या फिर आपने इसे कभी तो भी पढ़ा होगा इसलिए उसे याद करना बहुत हार्ड हो रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन की कैटेगरी या तो ऑरेंज है या फिर रेड है, इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे थोड़ा समय लगेगा। सो यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि अगर ये क्वेश्चन हमें याद करना है तो एटलीस्ट हम यहाँ पे 10 से 15 सेकंड तो लेंगे ही। क्लियर है? लेकिन फ्रेंड्स अभी मैं आपको उसके बारे में एक करंट अफेयर देता हूँ। फ्रेंड्स देखिए लास्ट ईयर का मैं आपको ग्लोबल जेंडर गैप स्कोर बताता हूँ। ये यहाँ पे स्टैंड करता था 68.4% और यहाँ पे उसके पिछले साल से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट था, दैट इज 0.3% पॉइंट्स। उसके बाद फिर यहाँ ये बोला है कि अगर हम यहाँ पे करंट रेट ऑफ प्रोग्रेस से चले सो फिर यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में फुल जेंडर पैरिटी अचीव करने के लिए हमें 131 ईयर्स लगेंगे। और फिर इसमें इंडिया का रैंक था 127। उसके बाद फिर यहाँ पे और फैक्ट है, यहाँ की आइसलैंड मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री है, यहाँ पे जिसका जेंडर गैप स्कोर था 91.2%। उसके बाद ऐसा बोला है कि आइसलैंड ऐसी एक ही कंट्री है या जिसने 90% या फिर उससे ज़्यादा का जेंडर गैप क्लोज किया है। उसके बाद उसके आसपास नॉर्डिक कंट्री आते हैं, एग्जाम्पल नॉर्वे विच हैज क्लोज जेंडर गैप ऑफ 87.9%। उसके बाद फिनलैंड विच हैज क्लोज द जेंडर गैप ऑफ 86.3%। उसके बाद स्वीडन विच हैज क्लोज द जेंडर गैप ऑफ 81.5%। याद है क्लियर फ्रेंड्स? अब फ्रेंड्स मेरा आपको सवाल है, एज पर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 विच कंट्री अचीव द फुल जेंडर पैरिटी? इसका आंसर मैंने आपको अभी बता दिया है, दैट इज आइसलैंड। और फ्रेंड्स आप बताइए जब आपको इस क्वेश्चन का आंसर परफेक्टली पता है सो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कितना समय लगा है? सो यहाँ आपको क्वेश्चन पढ़ने में और यहाँ पे आंसर याद करने में बस ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 सेकंड लगे होंगे। क्लियर है? सो बेसिकली ये क्वेश्चन आ रहा है ग्रीन कैटेगरी में, जहाँ ये क्वेश्चन आपको परफेक्टली पता है और आपको उसके लिए कम समय लग रहा है। ओके लेकिन फ्रेंड्स लास्ट ईयर क्या हो गया था कि यहाँ पे ऐसे सिंपल 1 लाइनर क्वेश्चन पूछे नहीं गए थे। आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था The Gender Global Gap Index annually benchmarks here the current state and evolution of the gender parity across the 4 key dimensions: economic participation and opportunity, उसके बाद educational attainment, then health and survival, and the political environment. It is the longest standing index tracking the progress of the numerous countries' efforts towards the closing these gaps over time since its inception in 2006.
This year, the 17th edition of the Gender Gap Index benchmarks the gender parity across 146 countries, providing a basis for robust cross-country analysis. Further, examining a subset of the 102 countries that have been included in every edition of the index, here since 2006 provides a large constant sample for time series analysis. Which country achieved the full gender parity in this year's index? अब फ्रेंड्स, इसका भी आंसर है आइसलैंड। लेकिन फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन रीड करने के लिए ही हमें यहाँ पे 15 से 20 सेकंड लग गए हैं, राइट। इसलिए चाहे ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा ग्रीन कैटेगरी में आ रहा है, फिर भी यहाँ पे हमें उतना समय लग रहा है। सो फ्रेंड, आप सोचो कि ऑरेंज कैटेगरी क्वेश्चन के लिए या फिर रेड कैटेगरी क्वेश्चन के लिए यहाँ पे हमें कितना समय लगेगा, राइट। सो फ्रेंड, इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको डायरेक्टली पहले क्वेश्चन पढ़ना है। एग्जाम्पल यहाँ से, विच कंट्री अचीव्ड द फुल जेंडर पैरिटी इन दिस ईयर्स इंडेक्स। और फिर यहाँ पे कौन सा इंडेक्स, वो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में पता चल जाएगा, विच इज ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इससे ही आपको आंसर का पता चल जाएगा कि वो है आइसलैंड। आपको यहाँ पे इतना सब पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं थी और यहाँ आपके एटलीस्ट 10 से 15 सेकंड सेव हो गए। और फ्रेंड्स, वो जो आपने 10 से 15 सेकंड सेव किए, वो आप यहाँ पे अगले कैटेगरी क्वेश्चन के लिए यूज कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज या फिर ग्रीन। ये थी हमारी पहली स्ट्रैटेजी। यहाँ पे डायरेक्टली आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन को देखना है। आपको ये पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओके। और फ्रेंड, आप सोचिए कि ऐसे अगर 30 क्वेश्चन है यहाँ, जिसे आपको सॉल्व करने के लिए 20 सेकंड लगते थे, लेकिन उसे आपने 5 सेकंड में ही सॉल्व कर दिया। उससे एटलीस्ट आपके 10 मिनट सेव हो गए और वो 10 मिनट आप यहाँ पे ऑरेंज कैटेगरी क्वेश्चन को लगा सकते हो। क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स आपको? उसके बाद फिर यहाँ पे सेकंड स्ट्रेटेजी ये है कि आपने ये ग्रीन वाली कैटेगरी के क्वेश्चंस इंक्रीज करना है और यहाँ पे जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा उतना आपके लिए अच्छा है। और फ्रेंड, यहाँ पे वो कैसे करोगे? वो आप करोगे फ्रेंड्स थ्रू रिवीजन। और यहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट मंथ्स आपको कवर करना है। सो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए आपको फोकस करना है लास्ट 8 मंथ्स, यानी कि अगस्त से जनवरी। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जनवरी से स्टार्ट नहीं करना है, आपको यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन से स्टार्ट करना है, विच इज अगस्त, देन जुलाई, उसके बाद जून, देन मई, उसके बाद अप्रैल, देन मार्च, उसके बाद फरवरी एंड देन जनवरी। क्लियर है? साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ पे हर मंथ को आपको सेम वेटेज नहीं देना है। यहाँ पे फ्रेंड्स, जो एग्जाम के पास वाला मंथ है उसको आपने ज़्यादा वेटेज देना है और जो एग्जाम के दूर है उसे आपको कम वेटेज देना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मंथ के करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद आपने उसे कितने बार रिवाइज करना चाहिए। यहाँ पे फ्रेंड्स, लास्ट 2 मंथ्स दैट इज अगस्त जुलाई को आपने 5 से 6 बार रिवाइज करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जून टू में उसे आपने 4-5 बार रिवाइज करना चाहिए। उसके बाद अप्रैल टू मार्च उसे आपने 3 से 4 बार रिवाइज करना चाहिए। और फ्रेंड्स, जो फेब टू जैन है उसे आपने 2 से 3 बार रिवाइज करना चाहिए। क्लियर फ्रेंड्स? अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे सच में 5 से 6 बार रिवाइज करने की जरूरत है। अगर फ्रेंड्स आपको अभी भरोसा नहीं हो रहा है यहाँ कि आपको 5 से 6 बार रिवीजन करने की जरूरत है, सो डोंट वरी, यहाँ पे एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद आपको उसका भरोसा हो जाएगा। मैं आपको फ्रेंड्स एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ यहाँ की आपने एटलीस्ट 5 to 6 रिवीजन जुलाई और अगस्त का करना ही चाहिए। उसके बाद ये बाकी मंथ्स के लिए रिवीजन कम करते जाना है। और फिर आपको यहाँ पे रिवीजन कैसे करना है? देखिए फ्रेंड्स, पहले आपको रिवीजन यहाँ पे अगस्त से जुलाई का करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट रिवीजन यहाँ पे वापस से अगस्त और जुलाई का करना है। उसके बाद यहाँ पे एक रिवीजन आपको जून और मई का करना है। उसके बाद फिर ये प्रोसेस वापस से अगस्त जुलाई से शुरू करना है, दैट इज 1 फॉर अगस्त जुलाई, देन अगेन 1 फॉर जून टू मई, उसके बाद एक यहाँ पे अप्रैल और मार्च का। उसके बाद आपको वापस से अगस्त से शुरू करना है, दैट इज अगस्त जुलाई को और एक को रिवीजन, उसके बाद जून और मई का और एक रिवीजन, देन अप्रैल मार्च का और एक रिवीजन और यहाँ पे फेब जन का और एक रिवीजन। क्लियर फ्रेंड्स? इस तरह से आपको रिवीजन करते जाना है। याद रखिए, आपको ये अपोजिट डायरेक्शन से लेके जाना है। फेब और जैन को अगर आप उतना इंपॉर्टेंस देंगे जितना यहाँ पे अगस्त और जुलाई को दे रहे हो, सो फिर वो एग्जाम के लिए अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है। क्लियर फ्रेंड्स? लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे वर्किंग कर रहे हो और आपके पास उतना समय नहीं है, सो फिर आप यहाँ पे फेब और जैन के लिए थोड़ा इग्नोर कर सकते हो। लेकिन हमने यहाँ पे जो लास्ट 8 मंथ्स के गवर्नमेंट स्कीम्स और यहाँ पे RBI सर्कुलर्स और रिपोर्ट का वीडियो डाला है, वो आप उसे करो। उसमें हमने फेब और जैन का भी कंटेंट प्रोवाइड किया है। क्लियर है? सो फ्रेंड्स, ये आपको एब्सोल्युटली क्लियर है कि आपको कौन से महीने करना चाहिए और यहाँ पे कितने बार उसका रिवीजन करना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड, और एक चीज़, यहाँ पे एग्जाम पास आने के बाद आपने यहाँ पे कौन से क्वेश्चन पहले सॉल्व करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे स्टार्टिंग से हर क्वेश्चन के लिए इतना इंपॉर्टेंस देना नहीं है। यानी कि अगर यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो अगर यहाँ पे ऑरेंज कैटेगरी का रहा तो आपको उसे उतना समय नहीं देना चाहिए।
पहले आपको एग्जाम के 80 क्वेश्चन में से सारे परफेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे ऑरेंज क्वेश्चन को समझना है। क्लियर है? सबसे पहले सारे परफेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसके बाद जो ये आपको लगता है कि ये सॉल्व हो सकते हैं उस पर यहाँ पे ज़्यादा समय दो। यहाँ पे अगर पहले से ही अगर आप सब क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओगे तो फिर एंड में आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए समय नहीं बचेगा। ओके फ्रेंड्स, उसके साथ फ्रेंड्स आपने यहाँ पे मॉक टेस्ट देना चाहिए। और फ्रेंड्स यहाँ पे करंट अफेयर्स में मॉक टेस्ट देने का उतना फायदा नहीं होता। उसका रीज़न ये है कि करंट अफेयर में जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको एग्जाम में तो नहीं आएंगे, लेकिन आपको एक एग्जाम की फील आती है और उससे यहाँ पे एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे जब कॉन्जिटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो उसके लिए मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। अभी फ्रेंड्स आपके पास बस 20 दिन है, सो फिर आपने क्या करना चाहिए कि आपने मॉक टेस्ट देके उसका एनालिसिस करना चाहिए। यहाँ की कौन तो रीजनिंग के ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो मुझे आ नहीं रहे हैं और उसे इंप्रूव करने के लिए मुझे थोड़ा समय देना चाहिए। ऐसे ही फ्रेंड्स आपका कौन का सेक्शन भी इंप्रूव होगा। क्लियर है? आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सारी स्ट्रेटेजी क्लियर हो गई। यहाँ के आपको कितने मंथ्स का करंट अफेयर करना है, उसके बाद उसका रिवीजन कितना करना है, नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम पे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, उसके बाद यहाँ पे कौन से क्वेश्चन पहले सॉल्व करना है। क्लियर है फ्रेंड्स? So friends, all the best for your exam and meet you in our next video.